गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी का लास्ट क्लास देखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक है। आपने पढ़ा है नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन के जो है संलयन के लिए जो है करोड़ों डिग्री का तापमान और करोड़ों पास्कल का दाब आवश्यक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है तापमान भी चाहिए, जिसमें करोड़ों में तापमान चाहिए, और इसमें दाब भी चाहिए। दाब का मात्रक आपको पता है पास्कल होता है, तो करोड़ों पास्कल का दाब चाहिए। जबकि आपको याद होगा विखंडन के लिए कम वेग वाला न्यूट्रॉन चाहिए। विखंडन के लिए क्या चाहिए होता है स्टूडेंट्स? कम वेग वाला न्यूट्रॉन। लेकिन संलयन के लिए क्या चाहिए होता है? करोड़ों डिग्री का तापमान और करोड़ों पास्कल का दाब। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है, फिर भी इसको देख लीजिए। परमाणु नहीं है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बम है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन में कार्य करता है। इसमें आप देखेंगे, इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपको पता है स्टूडेंट्स, विखंडन नियंत्रित हो सकता है लेकिन संलयन नहीं, और हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित है, तो ऑब्वियस है इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जो है पहला परमाणु बम जो है तैयार किया गया था, और सबसे पहले इसको जो है हिरोशिमा और बाद में जो है नागासाकी पर गिराया गया, जो दोनों जापान में स्थित है। इसे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। ये दोनों जापान में स्थित है, और ये परमाणु बम का असर इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर जो है लगभग 50 साल बाद तक, या फिर बोलिए कि अभी तक जो है वहाँ पर जो लोग पैदा हो रहे हैं वे विकृत पैदा हो रहे हैं, मतलब उनमें आनुवांशिक खराबी आ गई है। परमाणु बम इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट सवाल पर आइए स्टूडेंट्स, नाभिकीय विक्रियाओं के हानिकारक प्रभाव क्या है। तो आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया होगा। इसमें नाभिकीय अभिक्रियाओं का हानिकारक प्रभाव का पॉइंट्स देखिए। पहला है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में रेडियो एक्टिव उत्पाद बनते हैं। आपको पता है रेडियो एक्टिव उत्पाद से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है, और ये किरणें किसी भी मनुष्य, किसी भी पौधे या जीव जंतु के लिए हानिकारक होती है। अगला पॉइंट वही लिखा गया है, इन उत्पादों से जो है एक्सरे, अल्फ़ा, बीटा और गामा जैसे हल्के कण वातावरण में मुक्त होते हैं, जो हानिकारक होता है। ठीक है, या अल्फ़ा, बीटा, गामा के साथ कुछ में एक्सरे भी मुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन किरणों के संपर्क में आने से शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, यह आपको पता है। उसके बाद इससे मनुष्य के शरीर की कोशिका में अवांछित वृद्धि होती है, जिसे कैंसर कहा जाता है। यदि आप अल्फा, बीटा, गामा के संपर्क में आ जाते हैं तो कोशिका का, त्वचा का कैंसर हो जाता है। इससे मनुष्य के गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। गुणसूत्र आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, क्रोमोसोम बोलते हैं, तो ये भी इससे जो है इफेक्ट होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए स्टूडेंट, सूर्य में होने वाली अभिक्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाएं। सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसमें 2 हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम में बदल जाते हैं। आपको ये मालूम है सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, ये पहली बात हुई। और इसमें होता क्या है कि 2 हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो मिलकर हीलियम का नाभिक बना देता है स्टूडेंट्स। आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीलियम प्लस एनर्जी में। ठीक है, यही इसका जो है इक्वेशन है, आप लोग इसे लिख लेंगे। हाइड्रोजन एरो देंगे, यानी हाइड्रोजन चेंज हो रहा है हीलियम और प्लस जो है एनर्जी, ये सन का इक्वेशन है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है मिलकर 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहा है, और साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, अवरक्त किरणों से आप क्या समझते हैं। इसे इंफ्रारेड रेज बोलते हैं हम लोग।
तो वैसे प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य जिसे वेवलेंथ बोलते हैं स्टूडेंट्स, तरंगदैर्घ्य इसका मात्रक जो है मीटर होता है, तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है। और यह जो है अवरक्त पर किरणें वैसी किरणें हैं जिसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से जो है, सूर्य के प्रकाश में लगभग 1/3 भाग जो है अवरक्त किरणें होती है। सूर्य का टोटल प्रकाश का 1/3% जो है वो हमारा अवरक्त प्रकाश है या अवरक्त किरण है। अवरक्त किरण का एक खास गुण है कि ये जब भी इसका मार्ग में कोई भी वस्तु रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है। जैसे आप जानते हैं सूर्य में कोई चीज़, धूप में कोई चीज़ रख देते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें कौन सी किरण है? अवरक्त किरण। यदि अवरक्त किरणों को हटा दिया जाए तो धूप में वस्तु रखने से वो गर्म नहीं होगी। आगे लिखा है कि यही अवरक्त जो है प्रकाश पृथ्वी की सतह पर जल को गर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही जो भी पृथ्वी पर गर्मी आती है वो सभी अवरक्त प्रकाश के कारण ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, पराबैंगनी किरणें क्या? अल्ट्रावायलेट। आप लोग ने सुना होगा ओजोन परत में छेद होने से पराबैंगनी किरणें यहाँ पृथ्वी पर पहुँच रही है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, त्वचा कैंसर की शिकायत हो रही है। तो इसमें देखेंगे इस प्रकार का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से कम होता है। पराबैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैंगनी से कम होगा, जबकि अवरक्त का तरंगदैर्घ्य लाल के तरंगदैर्घ्य से अधिक होगा। पराबैंगनी प्रकाश वस्तु को गर्म नहीं करती। अवरक्त किरणें गर्म करती है लेकिन पराबैंगनी नहीं कर पाती है। पृथ्वी की वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को रोकता है, ये जो है आपको पता होगा, लेकिन ओजोन परत में छेद होने से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दृश्य प्रकाश कैसे करते हैं? तो सूर्य जो है विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश उत्पन्न करता है। आपको पता है अवरक्त हो गया और जो है पराबैंगनी हो गया, उसी तरीके से एक दृश्य प्रकाश भी होती है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यह आपने पहले भी चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। इन दोनों के तरंगदैर्घ्य के बीच शेष रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसे ही हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं दृश्य प्रकाश किसके किसके बीच होगा? वह जो है पराबैंगनी और जो है अवरक्त के बीच का प्रकाश होता है। हमारी आंखें लाल और बैंगनी रंग के बीच में पड़ने वाले तरंगदैर्घ्य को ही देख पाती है। हमारी जो आंख है वो किसको देख सकती है? वो ना तो पराबैंगनी को देख पाएगी और ना ही अवरक्त को देख पाएगी, वो केवल दृश्य प्रकाश को देख पाएगी, जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें आगे देखा गया है इसे ही दृश्य प्रकाश कहा जाता है। अवरक्त और पराबैंगनी किरणों को हमारी आंखें नहीं देख सकती, तो ये बात आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, बायोगैस के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो पूछा जा रहा है बायोगैस में क्या क्या होता है। तो आप याद रखेंगे बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें होती है। लेकिन इन सब में भी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मौजूद होता है वो होता है मीथेन। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? मीथेन, CH4। इसकी मात्रा लगभग 75% तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? प्रमुख मंदक के नाम लिखिए। तो आप लोग याद रखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मतलब हुआ मंद करने वाला, स्लो करने वाला। तो जो न्यूट्रॉन के वेग को नियंत्रित करता है, आपको पता होगा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि जो नाभिकीय विखंडन होता है वो कम वेग वाले न्यूट्रॉन से होता है। तो न्यूट्रॉन का वेग कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग मंदक कहते हैं। वही बात लिखा हुआ है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक न्यूट्रॉन के वेग को नियंत्रित करता है। न्यूट्रॉन के वेग को कम करने से ही नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन संभव है, और इसके लिए हम लोग ग्रेफाइट और जो है भारी जल जिसे D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है उसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, भारी जल का सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे D2O। चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, देखिए सौर ऊर्जा की संरचना और कार्यविधि को समझाएं। तो इसे देखेंगे।
देखिए सौर कुकर की संरचना और कार्यविधि को समझाएं। तो इसमें पहले बनावट हम लोग देखेंगे कि इसमें लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स होता है, और उसके भीतर धातु का एक बॉक्स होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो है लकड़ी का बॉक्स है हमारा, और इसके भीतर जो है इस बॉक्स के भीतर एक और धातु का बॉक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धातु के बॉक्स को हम लोग काले रंग से पेंट करते हैं। धातु के बॉक्स को किस रंग से पेंट किया जाता है? काले रंग से। लकड़ी और धातु के बॉक्स के बीच किसी कुचालक पदार्थ जैसे थर्मोकोल भर दिया जाता है। आप लोग ये याद रखेंगे, काला रंग जो है उष्मा का अच्छा अवशोषक है, यानी यह सूर्य का प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है। ये बात आप लोगों को पता होगा, काला रंग सूर्य का प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है, इससे खाना अधिक आसानी से पक जाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें काले रंग का उपयोग करते हैं। आगे बोला जा रहा है, धातु के बॉक्स को काले रंग से पेंट किया जाता है। लकड़ी और धातु के बॉक्स के बीच किसी कुचालक पदार्थ जैसे थर्मोकोल भर दिया जाता है। इन दोनों के बीच, लकड़ी और धातु के बॉक्स के बीच जो है कोई भी कुचालक पदार्थ जैसे कि थर्मोकोल भर दिया जाता है। धातु के बॉक्स को जो है हम लोग मोटे कांच का एक शीट से ढक देते हैं। मोटा कांच का शीट ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह कार्य करता है। आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पहले पढ़ा है, इसमें ऊष्मा अंदर आ सकती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती है। तो मोटा कांच क्या फंक्शन कर रहा है? यहाँ बॉक्स के भीतर सूर्य की ऊष्मा तो चली जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएगी, यानी यहाँ जो है सूर्य की ऊष्मा भीतर प्रवेश कर सकती है लेकिन उसे मोटा कांच जो है निकलने नहीं देता है। एक समतल दर्पण को बाहर के बॉक्स से जोड़ दिया जाता है। समतल दर्पण को यूज किया जाता है। अभी आपने पढ़ा कि सौर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला जो बॉक्स है, ये आयताकार बॉक्स जो लकड़ी का है, इसके भीतर धातु का बॉक्स है और ऊपर में समतल दर्पण को जोड़ दिया गया है। आगे देखेंगे, बॉक्स के भीतर जिस बर्तन में खाना पकने के लिए हम लोग डालते हैं, उस बर्तन को भी काले रंग से पेंट किया जाता है। काला रंग क्यों? अभी आप समझ चुके हैं कि काला रंग जो है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, यह ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है। अब देखना है कि इसके कार्य विधि क्या है, कैसे सौर कुकर कार्य करता है। तो सौर कुकर को बेसिकली हम लोग कहाँ रखेंगे? धूप में रखेंगे, और इस प्रकार रखते हैं कि सूर्य का जो किरण है वो मोटे कांच का शीट पर पड़े और साथ ही समतल दर्पण पर पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार रखा गया है कि सूर्य प्रकाश समतल दर्पण पर भी पड़ रहा है और कांच की शीट पर भी पड़ रही है। सूर्य की किरणें बॉक्स के काले सतह पर और बर्तन पर पड़ती है। बॉक्स का काला सतह जो है उस पर भी पड़ रहा है और बर्तन पर भी पड़ रहा है। इससे ऊष्मा भीतर संचित होने लगती है और कांच की शीट ऊष्मा को बाहर आने से रोकती है। तो यहाँ कांच की शीट एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है। ये जो ऊपर में जो है एक कांच का शीट लगाया जाता है, ये कांच की शीट जिससे कि खाना को ढक दिया जाता है, वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह कार्य करता है और सूर्य का ऊष्मा को भीतर आने देता है लेकिन बाहर निकलने नहीं देता है। स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करें। इसी में लिखा है कि कुछ समय में जो है जब तापमान बढ़ जाता है, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऊष्मा भीतर जा रही है बाहर नहीं आ रही है, तो तापमान बढ़ेगा ही और ऐसा होने से भोजन पक जाता है। और साथ ही आप लोग ये वाला डायग्राम इसमें बना लेंगे। चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल से न्यू चैप्टर शुरू होगा।